हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने सीखा है या आप लोगों ने जाना है कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, अर्थात मापन किसे कहते हैं, भौतिक राशि क्या है, मात्रक क्या है, भौतिक राशि से जो दो टर्म निकल के आते हैं, आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या, आधारी मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं कि जो मापन की पद्धतियां हैं, जैसे अब जब हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, अर्थात जो भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी मानक से जब तुलना कराते हैं, तो जो मानक लिया जाता है वो मानक लेने की कितने पद्धति हैं, कुछ ना कुछ पद्धतियां चली होगी जिससे हम उस मानक को लेते हैं। तो उस मानक की पद्धति अर्थात मापन की पद्धति यहाँ लिखा गया है। मापन की पहली पद्धति है जिसको हम लोग CGS कहते हैं, दूसरा है FPS है, तीसरा है MKS है और चौथा है SI पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब यहां देखिए, ये जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम का मतलब होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। FPS का मतलब है F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। MKS का मतलब है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। ये तीन है। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड मापा जाता है, CGS कहलाता है। मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड मापा जाता है, FPS कहलाता है। मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड मापा जाता है, MKS कहलाता है। और जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में सारे वैज्ञानिक यानी पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिल करके एक ऐसा मानक तैयार किया जो सर्वमान्य अर्थात सभी देशों पे लागू होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 7 आधारी राशि है। कौन कौन सी आधारी राशि है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है और विद्युत धारा है। ये जो है 7 आधारी राशियां हैं। तो मापन या मात्रक की पद्धति हो गया। अब जो मानक लेते हैं उस मानक में कुछ न कुछ गुण होना चाहिए। अब हम किसी भी चीज को मानक नहीं ले सकते हैं, तो उस मानक में पहला गुण क्या होना चाहिए? यहां लिखा गया है कि यह जो मानक होना चाहिए, अर्थात जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कराते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उस मानक को उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा है कि ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हम उसको दोबारा निर्मित कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट लिया, एक मात्रक ऐसा लिया जो हमारे पास तो है लेकिन सभी जगह नहीं मिलता है। तो मान लीजिए हम कुछ मेजर करके कहीं भेजते हैं, तो क्या वो व्यक्ति किस चीज से उस चीज को मेजर करेगा? तो एक समस्या होगी। तो इसीलिए एक ऐसा मानक लेते हैं जो सभी जगह आसानी से मिल जाए, और साथ में अगर वो नष्ट हो गया, वह मानक जो किसी वजह से नष्ट हो जाता है, तो हमें उस मानक को बनाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अर्थात ऐसा मानक हो जिसे हम पुनः बना सकें, पुनः निर्मित कर सकें। तो उस मात्रक के गुण में है कि यह जो मानक होना चाहिए था, जो मात्रक होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए तथा पुनः निर्माण योग्य होना चाहिए। तीसरा कहता है कि यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या? मौसम के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। मौसम के अनुसार लोग बदलते हैं, लेकिन ये जो मानक होना चाहिए, जो हम लोग जिससे हम लोग कंपेयर कराते हैं फिजिकल क्वांटिटी को और उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे निश्चित होना चाहिए कि वह मानक जो है, उस मानक पर ताप, दाब और स्थान का प्रभाव न पड़े। नहीं तो ऐसा हुआ कि हम लोग गर्मी के मौसम में कुछ और मेजर किए, ठंडी के मौसम में कुछ और मेजर किए, समस्याएं हो जाएगी, अर्थात मापन में अशुद्धि आ जाएगी। तो इस समस्या के निदान के लिए जरूरी यह है कि जो हम लोग का मापन करना है, तो मापन के लिए जो मानक लेंगे वह मानक अपरिवर्तनीय होना चाहिए। फिर है कि ये जो मानक होगा यह सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य का मतलब क्या? सारे लोगों के द्वारा माना जाना चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर सर्वमान्य ना होगा तो क्या समस्या है। जैसे मान लीजिए एक कल्लू है और एक बल्लू है। कल्लू और बल्लू जो है दोनों दोस्त है।
कल्लू की माँ और बल्लू की माँ भी सखी है। बल्लू की माँ के पास चावल की कमी होती है, तो बल्लू की माँ ने बल्लू को कहाँ भेजा? कल्लू के पास। किस लिए भेजा? चावल के लिए भेजा। तो कल्लू की माँ ने बल्लू की माँ को चावल दिया। कितना दिया? 2 डब्बा दिया अपने डब्बे से। कल्लू की माँ ने बल्लू की माँ को कितना चावल दिया? 2 डब्बा दिया। अब जब बल्लू की माँ के पास भी चावल होता है तो उसको लौटाने की बारी आती है, क्योंकि कल्लू की माँ ने हमेशा के लिए नहीं पैंचा दिया है। तो जब लौटाने की बात आती है तो बल्लू की माँ जो है कल्लू की माँ को चावल देती है। कितना डब्बा? 2 डब्बा। लेकिन जब कल्लू की माँ के हाथ में वो चावल जाता है तो कल्लू की माँ को ऐसा लगता है कि वह चावल कम है। कल्लू की माँ ने बल्लू की माँ के पास कॉल किया और बल्लू की माँ से बोला कि आपने चावल कम क्यों भेजा? मैंने आपको 2 डब्बे चावल दिया था। बल्लू की माँ भी बोलती है कल्लू की माँ से कि मैंने भी आपको 2 डब्बा चावल लौटाया है। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है। कल्लू की माँ भी 2 डब्बा चावल देती है पैंचा के रूप में, उधार के रूप में, और बल्लू की माँ भी 2 डब्बा चावल लौटाती है। तो जब 2 डब्बा चावल लौटाया गया तो आखिर चावल कल्लू की माँ के पास कम क्यों पहुंचा? यह एक समस्या हुई ना। आखिर क्या वजह है कि कल्लू की माँ के पास जब वो 2 डब्बा चावल पहुंचा तो कल्लू की माँ को वह चावल कम लगा? ऐसा क्यों? क्या बल्लू ने चावल लेके जाते समय उसको खा गया या उसे कुछ खरीद के खा गया? जी नहीं, न खाया और न खरीद के खाया कुछ। बल्लू की माँ ने जब चावल लौटाया तो अपने डब्बे से लौटाया, और कल्लू की माँ ने जब बल्लू की माँ को चावल दिया तो अपने डब्बे से दिया। दोनों का मेजर जो डब्बा था, दोनों के डब्बा अलग अलग था। हो सकता है कि कल्लू की माँ का डब्बा बड़ा हो, बल्लू की माँ का डब्बा छोटा हो। तो जब कल्लू की माँ का डब्बा बड़ा होगा तो बल्लू की माँ के द्वारा भेजा गया 2 डब्बा चावल कल्लू की माँ को कम ही लगेगा, क्योंकि इनका मापक कुछ अलग है, इनका मापक कुछ अलग है। अगर इसके जगह पे एक ही मापक होता तो किसी का चावल कम और किसी का ज्यादा नहीं होता। इसीलिए कुछ ऐसा मापक होना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसा मानक होना चाहिए मापन के लिए जो सारे लोगों के द्वारा अपनाया गया हो। अर्थात मापक अर्थात मानक जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। यह टर्म जो हमने आपको बताया है कि यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए, का मतलब क्या हुआ? जैसे कहते हैं ना कि यार बदलना जाना मौसम की तरह, ये जो पॉपुलर सॉन्ग है, इस सॉन्ग की स्थिति इस मात्रक पे नहीं लगना चाहिए। जो मानक हम लोग मेजर करने के लिए लेते हैं उस पे नहीं लगना चाहिए। अगर वो भी मौसम की तरह बदलने लगे तो गर्मी में कभी ज्यादा लंबाई ना माप करके दे देगा, ठंडी में सुकुड़ करके कम लंबाई माप करके देगा, तो मापन में तो समस्या होगी। तो ऐसे मानक को हम लेते हैं जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब जब मानक की बात हो गई, जब मात्रक की बात हो गई, तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर बीमा क्या है, डायमेंशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो बीमा का मतलब क्या है? जैसे एक बात समझिए, हमने आपको बताया है कि मात्रक कितने, यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होंगे, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और आधारी मात्रक किसके लिए है? आधारी राशि के लिए। और व्युत्पन्न मात्रक किसके लिए है? व्युत्पन्न राशि के लिए। तो जब व्युत्पन्न राशि को लेते हैं तो व्युत्पन्न राशि को लेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सुनिए, भौतिक राशि 2 प्रकार की, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि के लिए आधारी मात्रक होता है जो कि स्वतंत्र होता है, उसको लिखने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब व्युत्पन्न राशि लेंगे तो व्युत्पन्न राशि के लिए व्युत्पन्न मात्रक लिखना होगा। तो किसी भी भौतिक व्युत्पन्न राशि का, किसी भी भौतिक व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक लिखने के लिए जब उसका व्युत्पन्न मात्रक लिखते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक लिखने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर अर्थात आधारी मात्रकों के ऊपर जो हम लोग घात चढ़ाते हैं, जो पावर चढ़ाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। आज जब इन मूल मात्रकों को एक साथ लिख देते हैं, अर्थात इन मूल मात्रकों के संयोग को क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र कहते हैं। फिर सुनिए
किसी भी भौतिक व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक लिखने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं तथा इन मूल मात्रकों के संयोग को बीमीय सूत्र कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है यहां पे हमने एग्जाम्पल में ले लिया बल। बल यानी फोर्स। बल कौन सी राशि है? बल व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि है तो इसका मात्रक हम लोगों को लिखना है। तो अब व्युत्पन्न राशि का मात्रक लिखेंगे तो वो कौन सा मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। अब व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से लिखा जाता है? आधारी मात्रकों की सहायता से लिखा जाता है। तो पहले इस राशि को आधारी राशि में चेंज करते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को डिनोट करते हैं F से, द्रव्यमान को डिनोट करते हैं M से, त्वरण को डिनोट करते हैं A से। अब यहां देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कौन सी राशि है? आधारी राशि, क्योंकि 7 जो आधारी राशि लिखा है उसमें द्रव्यमान भी है। ये आधारी राशि, लेकिन त्वरण कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो फिर इसको आधारी राशि में चेंज कीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, अर्थात A बराबर V/T। अब यहाँ पे द्रव्यमान आधारी राशि, समय आधारी राशि, लेकिन वेग कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। फिर वेग को चेंज कीजिए आधारी राशि में, तो M × V बराबर होता है S/T। आप पहले से /T। यहाँ पे S क्या है? दूरी, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ द्रव्यमान कौन सी राशि है? आधारी राशि। दूरी कौन सी राशि? आधारी राशि। समय कौन सी राशि? आधारी राशि। समय कौन सी राशि? आधारी राशि। अर्थात हमने व्युत्पन्न राशि को आधारी राशि के पदों में लिख दिया। आधारी राशि के पदों में किसको लिख दिया? व्युत्पन्न राशि को लिख दिया। तो अब व्युत्पन्न मात्रक चाहिए तो इन राशियों का मात्रक लिख देंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक कितना हो जाएगा? द्रव्यमान का आधारी मात्रक क्या होता है? केजी। दूरी का आधारी मात्रक क्या होता है? मीटर बटा समय गुने समय। तो समय का आधारी मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड × सेकंड, सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब यहां से बाटा का चिन्ह को, अर्थात जो बाई है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे जो पावर है वह चेंज हो जाएगा, अर्थात प्लस में है तो माइनस में। केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब जब विमीय सूत्र लिखना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं MLT। M से मास, L से लेंथ और T से टाइम। अब कंपेयर कराइए। M से मास, देखिए तो मास क्या, मास को किससे मेजर करते हैं? केजी में। केजी का पावर 1 तो M का पावर 1। L से लेंथ, लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर। मीटर का पावर 1 तो L का पावर 1। T से टाइम, टाइम को किससे मेजर करते हैं? सेकंड में। सेकंड का पावर कितना है? -2 तो T का पावर -2। ये हुआ हमारा बल का मात्रक, अर्थात बल के मात्रक की सहायता से हमने बीमा निकाला है, अर्थात बल की बीमा। ये 1 नंबर एग्जाम्पल रहा, बल हो गया। अब हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड लेते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा काले कौवा तेरे, वो नहीं है वहां पे, वो ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी की जब बात की जाए तो ऊर्जा का मान जो होता है किए गए कार्य से निकलता है। तो कार्य कितना होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। अब देखिए बल को किससे लिखते हैं? F से। अब विस्थापन को D से। अब यहां देखिए बल भी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? आधारी राशि है। तो हमें इस व्युत्पन्न राशि को आधारी राशि के पदों में लिखना है। तो अब यहां देखिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? M से। त्वरण को किससे लिखेंगे? A से। अब विस्थापन क्या है? D। अब देखिए द्रव्यमान भी आधारी राशि, विस्थापन भी आधारी राशि, लेकिन त्वरण व्युत्पन्न राशि। तो M, E को किस में तोड़ेंगे? V/T I × D। द्रव्यमान आधारी राशि, समय आधारी राशि, विस्थापन आधारी राशि, वेग व्युत्पन्न राशि। इसको तोड़िए। M × V का क्या होता है? S/T। पहले से है बाई में T × D।
द्रव्यमान अधाई राशि, एस किसके लिए है, दूरी के लिए अधाई राशि, समय अधाई राशि, समय अधाई राशि, विस्थापन अधाई राशि। यानी ऊर्जा जो व्युत्पन्न राशि थी उसको हमने किसके पदों में लिख दिया, आधारी राशि के पदों में लिख दिया। अब इसका मात्रक लिखिए, m अर्थात द्रव्यमान का मात्रक kg, दूरी का मात्रक मीटर, ये भी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बटा समय गुने समय, समय का स्क्वायर बटा में, तो समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, बटा के साइन को हटाएंगे, तो बटा के साइन को हटाएंगे तो यहाँ s का पावर क्या हो जाएगा, -2। अब इसको mlt से कंपेयर करा दीजिए, mlt, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, m फॉर मास, मास को किस में मापते हैं, kg में, kg का पावर कितना है 1, तो m का पावर 1, l फॉर लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर का पावर 2, तो l का पावर 2, t फॉर टाइम, टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकंड में, सेकंड का पावर -2, तो t का पावर -2। एक और एग्जांपल हम लोग के पास मिला ऊर्जा का। अब क्या हम करते हैं कि एक और निकालते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल है संवेग, संवेग निकालते हैं। तो संवेग जो है ये भी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि जो 7 अधाई राशि उसमें ये नहीं है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान अगुणे वेग। द्रव्यमान को लिखते हैं m से, वेग को लिखते हैं v से। अब फिर यहां देखिए, द्रव्यमान कौन राशि, अधाई राशि, लेकिन वेग कौन राशि, व्युत्पन्न राशि, तो वेग को किस में चेंज करेंगे, अधाई राशि में चेंज करेंगे। तो m वेग बराबर क्या होता है, s/t, अर्थात दूरी बटा समय। द्रव्यमान कौन सी राशि, अधाई राशि, दूरी कौन सी राशि, अधाई राशि, समय कौन सी राशि, अधाई राशि, सब अधाई राशि के रूप में आ गया। अब इसका मात्रक लिख दीजिए, द्रव्यमान का मात्रक kg, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ से बटा के चिन्ह को हटाएंगे तो s का पावर +1 था, तो s का पावर -1। अब mlt से इसका कंपेयर करा दीजिए, mlt, m फॉर मास, मास को किस में मापते हैं, kg में, kg का पावर 1, m का पावर 1, l फॉर लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, m का पावर 1, तो l का पावर 1, t फॉर टाइम, टाइम किस में मापते हैं, सेकंड में, सेकंड का पावर -1, तो t का पावर -1। ये रहा आपका संवेग की बीमा। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट 4 नंबर, 4 नंबर जो है बल आघूर्ण निकालते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का निकाल लेते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी, बल को इंडिकेट करते हैं F से, दूरी को S से। अब फिर हमको देखना है, हमने क्या बताया कि जब भी डायमेंशन निकालना हो तो जो आपके पास व्युत्पन्न राशि हो, व्युत्पन्न राशि को अधाई राशि के पदों में पहले चेंज कीजिए। तो यहाँ देखिए, बल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, दूरी कौन सी राशि है, अधाई राशि, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण इंटू S। द्रव्यमान कौन सी राशि, अधाई राशि, त्वरण कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, दूरी कौन सी राशि, अधाई राशि, तो त्वरण को चेंज कीजिए, m a बराबर क्या हो गया, v/ti इंटू s। द्रव्यमान अधाई राशि, वेग व्युत्पन्न राशि, समय अधाई राशि, दूरी अधाई राशि, तो m इंटू v का फॉर्मूला s/t, बाई में t इंटू s। द्रव्यमान अधाई राशि, दूरी अधाई राशि, दूरी अधाई राशि, समय अधाई राशि। अब आपको मात्रक लिखना है, तो जब मात्रक लिखना है तो m को किस में मापते हैं, kg में, दूरी को मीटर में, यहाँ भी दूरी को मीटर में, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर बटा समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, सेकंड स्क्वायर, बटा हटेगा, पावर का साइन बदल जाएगा, m l t। m फॉर मास, मास को किस में मापते हैं, kg में, kg का पावर 1, m का पावर 1, l फॉर लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर का पावर 2, l का पावर 2,
टी फॉर टाइम, टाइम को किस में मापते हैं सेकंड में, सेकंड का पावर -2, टी का पावर -2। मेरे ख्याल से आप लोग को ये डायमेंशन निकालना समझ आ गया होगा। डायमेंशन निकालने के अर्थात बीमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आपको व्युत्पन्न राशि को अधाई राशि के पदों में लिखना होगा। जब व्युत्पन्न राशि को अधाई राशि के पदों में लिख देंगे तो आधारी राशि का मात्रक लिख लीजिए और उस मात्रक का तुलना MLT से करा दीजिए। जितना पावर हो मात्रक का उतना पावर चढ़ा दीजिए, जिसका जितना पावर हो उतना चढ़ा दिया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर इस बीमा का क्या यूज है, बीमीय फॉर्मूला का क्या उपयोग है। तब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर हम लोग बीमा सीखते किस लिए हैं। ये भी एक समस्या है, चलिए उसको देखा जाए। तो बीमा का उपयोग, बीमा का उपयोग, बीमा के उपयोग में एक नंबर है मात्रक लिखने में। जब हमको मात्रक लिखना होता है तो हम बीमा का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दिया है क्या, बल दिया है और बल का बीमा हम लोग के पास दिया है MLT के पावर -2 और कह दे इसका क्या लिखना है मात्रक। तो देखिए बीमा की सहायता से मात्रक कैसे लिखना है। जब मात्रक लिखना हो, बीमा दिया हो तो समझिए M फॉर क्या होता है मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस चीज में मापते हैं केजी में। L फॉर क्या होता है लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं मीटर में। T फॉर क्या होता है टाइम, टाइम को किस में मापते हैं सेकंड में, सेकंड इसका पावर कितना है -2। अब यहां से अगर माइनस हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा बटा आएगा, अर्थात केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं न्यूटन। देखिए तो कितना आसान है, बल का मात्रक लिख दिए। चलिए एक और काम करते हैं, अब हम लोग कुछ और चीज का मात्रक लिखते हैं। जैसे मात्रक लिख दिया जाए किसका, संवेग का बीमा दिया है। सेकंड एग्जांपल संवेग, संवेग का बीमा दिया है MLT के पावर -1 और कह दे इसका मात्रक लिखिए। कितना आसान है। M फॉर मास, मास को किससे मापते हैं केजी में। L फॉर लेंथ, लेंथ को किससे मापते हैं मीटर में। T फॉर टाइम, टाइम को किससे मापते हैं सेकंड में। पावर कितना है -1, यहाँ से माइनस हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा बटा, अर्थात केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए तो संवेग का मात्रक हो गया। ये यूज है बीमा का, अर्थात बीमीय सूत्र की सहायता से हम किसी भी राशि के मात्रक को आसानी से लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा हम लोग लेते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा का मान लेते हैं बीमा दिया है ML² के पावर -2, ये दिया है। अब आपको इसका मात्रक लिखना है। देखिए मात्रक कितना आसान है। M फॉर मास, द्रव्यमान किस में मापते हैं केजी में। L फॉर लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं मीटर में, इसका पावर कितना है 2। T फॉर टाइम, टाइम को किस में मापते हैं सेकंड में, इसका पावर कितना है -2। माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बटा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक हुआ, ऊर्जा का मात्रक हुआ। एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है तो उसकी बीमा की सहायता से मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। अब एक और काम करते हैं, जरा हम लोग जी का डायमेंशन निकालते हैं, जी का बीमा निकालते हैं। इसको जरा जांचते हैं कि क्या इसके बीमा की सहायता से इसका मात्रक लिख पाएंगे। पहले क्या करते हैं, जी का बीमा निकालते हैं, जी का बीमीय सूत्र लिखते हैं, पहले ज्ञात कर लेते हैं और फिर बीमीय सूत्र की सहायता से उसका मात्रक लिखेंगे। तो जी का बीमा निकालना, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है G m1 m2 बटा में r²। देन हमको G बराबर मिलेगा F r² बटा m1 इंटू m2। r जाके मल्टीप्लाई करेगा, m1 इंटू कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा। अब देखिए, अब इसमें F का मतलब हुआ बल, R क्या है त्रिज्या, M क्या है द्रव्यमान।
तो बल व्युत्पन्न राशि है, त्रिज्या आधारी राशि है और द्रव्यमान भी आधारी राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को पहले आधारी राशि में चेंज करते हैं। तो F बराबर होता है ma आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आप बटा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। m का m, a जो है ये व्युत्पन्न राशि है, m जो आधारी राशि थी, a व्युत्पन्न राशि, a बराबर होता है v बटा t, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। फिर यहां पे v जो है आपकी व्युत्पन्न राशि है, तो m इंटू v का हो गया s बाई टी, उसके बाई में t इंटू में है आर स्क्वायर, अब बटा में है m1 इंटू m2। ध्यान से समझते चलिएगा। अब द्रव्यमान आया, दूरी आया, समय आया, त्रिज्या है, फिर m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, सबका सब आधारी राशि हो गया। अब इसका मात्रक लिखते हैं। तो जब मात्रक इसका लिखेंगे, जब इसके मात्रक को लिखेंगे तो m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक kg, s जो है दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, फिर यहां देखिए r क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों गुना में है, तो त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो स्क्वायर के रूप में है तो मीटर स्क्वायर बटा सेकंड गुने सेकंड, सेकंड स्क्वायर, और फिर बटा में क्या है m1 इंटू m2 यानी kg गुने kg, तो kg स्क्वायर। अब यहां देखिए 1 kg से 1 kg कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू kg। अगर बटा के चिन्ह को यहां से हटा दें तो यहां -2 और यहां पे -1। अब इसका तुलना जो है m l t से कराते हैं। m फॉर मास, मास को किस में मापते हैं, kg में, kg का पावर कितना है -1, तो m का पावर -1। l फॉर लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर का पावर कितना है 2, तो l का पावर 2। t फॉर टाइम, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, सेकंड का पावर -2। ये रहा g का बीमा। अब हमें क्या करना है, बीमा तो ज्ञात कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि बीमा की सहायता से मात्रक जरा ज्ञात करते हैं कि आखिर बीमा की सहायता से क्या हम लोग g का मात्रक लिख पाते हैं। चलिए जरा देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो हम लोगों के पास जो है g का बीमा दिया है, g का बीमा क्या दिया है, m इनवर्स l स्क्वायर t इनवर्स 2। अब देखिए अगर यहां से मात्रक जांच करने के लिए यहां से लिख लिया जाए तो f का मात्रक होता है कौन सी, न्यूटन, r है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटा kg गुने kg यानी kg स्क्वायर, इतना आना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो g का बीमा दिया है, हम लोग को मात्रक लिखना है। तो देखिए यहां पे m क्या है, मास, मास को किस में मापते हैं, kg में, पावर कितना है -1। l क्या है, लेंथ, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, पावर कितना है 2। t क्या है, टाइम, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, इसका पावर कितना है -2। अब क्या करते हैं कि माइनस वाले को नीचे करते हैं, या एक काम कीजिए, हम क्या करें कि चलिए नीचे करते हैं। यहां रहा m स्क्वायर, अब बटा में चला गया, kg माइनस में था बटा में कर दीजिए, सेकंड माइनस में था बटा में कर दीजिए। अब ये जो हमको प्राप्त हुआ इसमें kg इंटू kg से गुना करा देते हैं, यहाँ ऊपर भी kg और नीचे भी kg। जब kg इंटू kg से कराएंगे तो देखिए ऊपर हुआ kg मीटर स्क्वायर, इस सेकंड को ऊपर लेके चलेंगे तो सेकंड इनवर्स 2। आप बटा में क्या मिला हमको, kg गुने kg, kg स्क्वायर। अब देखिए जो आपका न्यूटन होता है, न्यूटन बराबर क्या होता है,
kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति को हटाए तो kg मीटर न्यूटन बराबर, यहाँ लिखते हैं न्यूटन बराबर kg मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो यहाँ देखिए kg मीटर स्क्वायर है, तो kg मीटर स्क्वायर से 1 मीटर और सेकंड इनवर्स 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, kg लिख सकते हैं। सॉरी गलती हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हम लोग। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यू होगा यहाँ पे हो गया मीटर क्यू, यहाँ पे हो गया एल क्यू, यहाँ पर भी हो गया एल क्यू, यहाँ पर भी हो गया एम क्यू, यहाँ पर भी हो गया एम क्यू, यहाँ पर भी एम क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ केजी है और यहाँ मीटर क्यू है, तो केजी मीटर क्यू से 1 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और एम क्यू है तो एम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा एम स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 किसका मात्रक है, न्यूटन का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये रहा आपका जी का मात्रक। आई होप आप लोग को ये समझ आ चुका होगा कि हम जो है बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। अभी और इस बीमा का उपयोग है, तो बीमा के और सारे उपयोग हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरे सब्जेक्ट के प्रति सजग करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंटेंट आपको समझ में आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें।